हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 जीव विज्ञान के अंतर्गत पहला चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं और पहला जो चैप्टर है वो है जीव जगत। इसके अंतर्गत हम जो जानकारी प्राप्त करेंगे, सबसे पहले जीव क्या है, जीव किसे कहा जाता है और जीवधारियों की कौन कौन से लक्षण हैं, सजीव निर्जीवों से किस प्रकार से अलग होते हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं कि जीव क्या है, ये जीव किसको कह रहे हैं। ये जो शब्द यहाँ पर जीव है, इसका क्या अर्थ है। ठीक है, यहाँ पर आप तमाम प्रकार के इस चित्र में जीवधारियों को आप देख रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, कुछ जंतु हैं, तो इनको हम कहते हैं जीव। तो इनको जीव किस आधार पर कहा गया है, वही बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। साधारण शब्दों में अगर हम कहते हैं तो जिनमें क्या होता है, जीवन होता है, लाइफ होता है, या जिनमें हम कह सकते हैं कि प्राण होते हैं, उनको कहा जाता है जीव। ये साधारण शब्दों में हमने जीव को उसका सामान्य अर्थ यहाँ पर हमने निकाला कि जिनमें जीवन होता है, जिनमें लाइफ होती है, जिनमें प्राण होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। दूसरे तरीके से अगर हम यहाँ पर कहें कि जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना वह संगठन है जिसमें बाह्य व आंतरिक वृद्धि होती है, विकास होता है, चेतना होती है और अपने जैसा प्रतिरूप बनाने की उसमें क्षमता होती है, वह क्या कहलाता है, जीव कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। दूसरे तरीके से भी हम यहाँ पर कहेंगे कि जैसा कि हमको मालूम है, हम जानते हैं कि समस्त जितने भी जो जीवधारी हैं उनके अंदर कुछ निश्चित क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन होता है, गति होती है, वृद्धि होती है, पोषण होता है और प्रजनन होता है। ये क्रियाएं होती हैं और इन क्रियाओं को कहा जाता है जैविक क्रियाएं। क्या कहते हैं इन क्रियाओं को, जैविक क्रियाएं कहते हैं। और इन्हीं जैविक क्रियाओं के संगठित रूप को क्या कहा जाता है, जीवन या जीव कहते हैं। अब कहने का मतलब है कि जीव हम किसको कह रहे हैं कि जिसके अंदर ये जैविक क्रियाएं होती हैं। और जैविक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, श्वसन है, गति है, वृद्धि है, पोषण और प्रजनन। तो जिसके भीतर ये क्रियाएं हो रही हो, ये जैविक क्रियाएं संपन्न हो रही हो, तो उसके संगठित रूप को ही हम क्या कहते हैं, जीवन या जीव कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि जीव जनन, वृद्धि तथा पर्यावरण के प्रति अनुकूल क्रिया करने वाले होते हैं, या जिनमें जीवन होता है उसे कहते हैं जीव। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कहने का मतलब है कि जीव उससे कहा जाता है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं हो रही हैं और उन्हीं जैविक क्रियाओं के संगठित रूप को जीव कहा जाता है, या जिसमें जनन हो रहा है, वृद्धि हो रही है और पर्यावरण के प्रति वो अनुकूल क्रिया कर रहा हो, उसको कहते हैं जीव कहते हैं। या उसको जीव कह रहे हैं कि जिसमें एक से अधिक जो है कोशिकाएं होती हैं या कोशिकाओं को संगठन होता है, जिसमें बाह्य और आंतरिक वृद्धि होती है, विकास होता है, चेतना होती है और अपने जैसे प्रतिरूप बनाने की उनमें क्या होती है, क्षमता होती है, तो उसको कहा जाता है जीव। ठीक है, अब हम जीवधारियों के लक्षणों पर चर्चा करते हैं कि जीवधारियों के कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण यहाँ पर है कोशिकीय संरचना, दूसरा है जीव द्रव्य, तीसरा है पोषण, चौथा है अनुकूलन, पांचवा है श्वसन, छठवां है प्रजनन, सातवां है उत्सर्जन और आठवां है जीवन चक्र। ये जीवधारियों की क्या है, ये लक्षण है। यानी कि उसमें कोशिकीय संरचना होती है, यानी कि कोशिकाओं का बने हुए होते हैं, जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। जीव द्रव्य होता है, उनमें पोषण होता है, अनुकूलन होता है, उनमें श्वसन की क्रिया होती है, प्रजनन होता है जिसमें वो अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, उत्सर्जन होता है और जीवन चक्र। ठीक है, तो एक एक करके थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कोशिकीय संरचना पर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समस्त जो जीवधारी हैं वो एक या अनेक कोशिकाओं के क्या होते हैं, बने होते हैं
और जो कोशिका है वो समस्त जीवधारियों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। पौधों व जंतुओं में जो जीव द्रव्य है वो प्लाज्मा झिल्ली से घिरा रहता है, और पौधों में कोशिका कला के बाहर या प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक निर्जीव कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है। अब कोशिका संगठन के आधार पर जो जीव हैं उनको दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक होता है एक कोशिकीय जीव और दूसरे होते हैं बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या होंगे या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि वह जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है, यानी कि जिनका जो शरीर है वो केवल एक ही कोशिका से बना होता है। तो बहुत से एक कोशिकीय जीव अत्यंत सूक्ष्म भी होते हैं और उनको देखने के लिए इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आ जाएंगे। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं कि वे जीव होते हैं जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं। इनमें कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ करके जीवों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है। तो ये कोशिकीय संरचना की, जिसमें हमने कहा कि समस्त जो जीवधारी हैं एक या अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं। जो एक कोशिका के बने हैं तो एक कोशिकीय जीव हैं, जो एक से अधिक कोशिकाओं के बने हैं उनको कहते हैं बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। तो कोशिका जो है जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है। तो जंतुओं में जो जीव द्रव्य है प्लाज्मा झिल्ली से घिरा रहता है केवल, लेकिन पौधों में जो है प्लाज्मा झिल्ली के बाहर या कोशिका झिल्ली के बाहर एक और भित्ति होती है, एक और झिल्ली होती है, निर्जीव झिल्ली होती है जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति, और ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। दूसरा लक्षण है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जीवधारियों के जीवन का आधार हैं और इनमें सभी प्रकार की जैविक क्रियाएं होती है, जैसे वृद्धि, जनन, पोषण एवं श्वसन जैसी क्रियाएं संपन्न होती हैं। जीव द्रव्य एक सजीव पदार्थ है, ध्यान रखना है, लेकिन ये जो जीव द्रव्य है ये स्वयं निर्जीव पदार्थों से क्या होता है, बना होता है, जैसे प्रोटीन, वसा, स्टार्च, लवण, जल और न्यूक्लिक अम्लों से ये क्या होता है, बना हुआ होता है। ठीक है। तो जीवधारियों का भौतिक आधार है जीव द्रव्य, या जीवधारियों के जीवन का आधार है जीव द्रव्य। ठीक है। और इसमें सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, जैसे वृद्धि, जनन, पोषण और श्वसन जैसी क्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक। अब आते हैं अगला जो लक्षण है पोषण पर। ठीक है। अब ये पोषण क्या है देखते हैं। जीवों को आपने देखा होगा कि उनकी वृद्धि एवं उनमें गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। और ऊर्जा हमें भोज्य पदार्थों से मिलती है। अब यहाँ पर जो पौधे होते हैं वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, किंतु जो जंतु होते हैं वो पौधों पर ही क्या रहते हैं, भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। तो इसलिए पौधों को स्वपोषी और जंतुओं को परपोषी या विषमपोषी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए पौधों द्वारा जो भोजन तैयार किया जा रहा है उसका एक समीकरण है जिसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6CO2 और यहाँ पर जल, यहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के रूप में भोजन बनाते हैं, और ऑक्सीजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है, मुक्त होती है ये। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, H2O वाटर और लाइट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक। और C6H12O6 यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज हैं, और O2 यहाँ पर जो है क्या, ये ऑक्सीजन है। ठीक है। तो इस प्रक्रिया में यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, किंतु जो जंतु होते हैं वो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। अगला जो लक्षण है वो है श्वसन। ठीक है। अभी देखते हैं श्वसन में क्या होता है कि श्वसन जो है जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है, और इस क्रिया में जीवधारी ऑक्सीजन लेता है, ग्रहण करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है। और इस क्रिया से भोज्य पदार्थों में संचित ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा से ही जीवधारियों की समस्त जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं।
ठीक है। और ये जो श्वसन है ये एक अपचयी क्रिया है। देखते हैं इसको समीकरण के द्वारा। कोशिकाओं में ये ग्लूकोज प्रमुख भोज्य पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। और ऑक्सीजन जो कि श्वसन के द्वारा ली जा रही है, जो कि कोशिकाओं में पहुंचता है, और ये इस ग्लूकोज का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। ये उसका ऑक्सीकरण करता है, ये ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जब इसका ऑक्सीडेशन होता है इस ग्लूकोज का, तो ये बनाता है यहाँ पर, एक तो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वहाँ पर बनता है जल, और निकलती है एनर्जी यानी कि ऊर्जा। और इसी ऊर्जा का उपयोग जीवधारी क्या करते हैं, समस्त जैविक क्रियाओं को संचालित करने में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये लक्षण हो गया श्वसन का। अगला है वृद्धि व परिवर्धन। आपने देखा होगा कि जितने भी जीवधारी हैं, सजीव जीवधारी हैं, उनके आकार प्रकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो जीवों की आकृति, आयतन तथा शुष्क भार में अपरिवर्तनीय बढ़त को क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। और पौधों में आप देखेंगे कि जो विभज्योतक ऊतक हैं उसके द्वारा निरंतर वृद्धि होती है, लंबाई में, मोटाई में। लेकिन जो जंतु हैं उनमें एक विशेष आयु व अवस्था तक ही वृद्धि होती है, और उस अवस्था या आयु के आने पर वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो है मनुष्य का वो दिया है कि किस प्रकार से उसमें वृद्धि हो रही है। ये देखिए यहाँ तक, ठीक है, एक निश्चित आयु तक ही उसमें वृद्धि होती है, ठीक है। और पौधों में आप देखते हैं कि विभज्योतक ऊतक के द्वारा निरंतर वृद्धि होती रहती है। अगला है प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन। प्रजनन जीवधारियों का एक मूलभूत अभिलक्षण है, प्रमुख लक्षण हम यह कह सकते हैं, मूलभूत विशेषता है ये। और इस प्रक्रिया के द्वारा जीवधारी इस प्रक्रिया से अपने समान आकार व स्वरूप के क्या करते हैं, नए जीव पैदा करते हैं, यानी कि अपने समान प्रतिरूप पैदा करते हैं, ठीक है। लेकिन जो निर्जीव होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसी प्रक्रिया के द्वारा जो जीव हैं उनकी निरंतरता और उनका अस्तित्व क्या होता है, बना रहता है। तो ध्यान रखना है, प्रजनन से जो जीवधारी होते हैं, ठीक है, वो इस प्रक्रिया से अपने समान, यहाँ पर आप देखते हैं कि मनुष्य का जो बच्चा है, मनुष्य है, वो बिल्कुल मनुष्य की ही आकार प्रकार का है। हाथी का बच्चा आप देखते हैं कि बिल्कुल आकार प्रकार में ये हाथी जैसा है। जेबरा का आप यहाँ पर देखें, उसका जो बच्चा है वो भी जो है क्या है, जेबरा के ही आकार प्रकार का है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा संभव होता है, प्रजनन के द्वारा। और ये किसका लक्षण है, ये है जीवधारियों के मूलभूत लक्षण है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्सर्जन। अब उत्सर्जन क्या है, देखिए इसको। आपने देखा होगा कि जो जीवधारी हैं उनके शरीर में जितने भी जो क्या होते हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं, तो उन जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप, मान लीजिए श्वसन की क्रिया हो रही है, ठीक है, तो इन जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में कुछ हानिकारक और अनावश्यक पदार्थ बनते हैं, जिनका कि शरीर में कोई महत्व नहीं रहता है, कोई उपयोग नहीं रहता है। तो उन अवशिष्ट पदार्थों को, उन अनावश्यक या हानिकारक पदार्थों को क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है, जिन्हें जीवधारी शरीर से क्या करते हैं, निष्कासित करते रहते हैं। तो उन अनावश्यक और अवशिष्टों का शरीर से बाहर निष्कासित होना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन में आप देखते हैं, जो गैस हम बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा पसीने के रूप में मलमूत्र, ठीक है। और पौधों में आप देखते हैं जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, गोंद है, रेजिन है, लीसा है, इनको ये क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इन अनावश्यक और हानिकारक पदार्थों का जो कि शरीर में होने वाले जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप बन रहे हैं, इनका कोई भी उपयोग नहीं होता, ये शरीर को हानि पहुंचाते हैं। तो इन्हीं पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासित होना उत्सर्जन कहलाता है, और ये जीवधारियों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है ये। अगला है अनुकूलन।
अब देखें अनुकूलन क्या होता है, किसको कहते हैं अनुकूलन। तो अनुकूलन जीवन संघर्ष में सफल होने के लिए जीव अपनी संरचना एवं कार्यकी में क्या करता है, परिवर्तन करता है और परिवर्तन करके अपने अस्तित्व को बचाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जीव के आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना व आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, तो उसको कहते हैं अनुकूलन। यानी कि अपने आप को उस पर्यावरण के अनुकूल, उस पर्यावरण के प्रति, उन पर्यावरणीय कारकों के प्रति अपने आप को क्या करना, सर्वाइव करना, जीवित रखना। तो इस प्रकार से जीव के शरीर में, उनके आकार प्रकार में, उनकी आकृति में, उनके रंग रूप में, संरचना में, आवास में कुछ ऐसा जो है क्या है वो परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये सजीवों का क्या है, ये एक लक्षण होता है मुख्य। अब आते हैं इसमें जो पौधे हैं और जो जंतु हैं उनमें क्या अंतर होता है। तो जैसा आपने देखा होगा कि जो उच्च वर्ग के जो पौधे और जो जंतु हैं उनमें आसानी से अंतर हम स्पष्ट कर सकते हैं या किया जा सकता है। तो परंतु जो एक कोशिकी होते हैं, एक कोशिकी जो जीव हैं, उनमें भिन्नता करना बहुत कठिन हो जाता है। तो कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके आधार पर हम जंतुओं और पौधों में अंतर कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं लक्षण, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर है वृद्धि, दूसरा है उत्सर्जन, तीसरा है कोशिका भित्ति, चौथा है सेंट्रोसोम, पांचवा है क्लोरोफिल, छठवां है गति और ये अगला है रसधानी। ये कुछ लक्षण हमने यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। और इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम जंतु और पौधों में क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। तो देखते हैं वृद्धि सबसे पहले। पौधों में आपने देखा कि जो वृद्धि है वो विशेष स्थानों पर विभज्योतक ऊतक द्वारा होती है। जैसे शीर्षस्थ और अंतर्वेशी जो विभज्योतक ऊतक हैं, ये क्या करते हैं, पादपों की लंबाई में वृद्धि करते हैं। यानी कि पौधों की जो लंबाई में जो वृद्धि होती है वो शीर्षस्थ और अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक के द्वारा होती है। जबकि जो पार्श्वी जो क्या है विभज्योतक ऊतक है, ये क्या करता है, पौधों की मोटाई में वृद्धि करता है। इसकी सहायता से पौधों की मोटाई में वृद्धि होती है। परंतु आपने जंतुओं में आपने देखा होगा कि वृद्धि सभी स्थानों पर संभव है, ठीक है। और एक आयु के बाद ये क्या हो जाती हैं, रुक जाती है। लेकिन पौधों में आप देखते हैं ये लगातार चलती रहती है। ये अंतर आप देख सकते हैं पहला। दूसरा है कोशिका भित्ति। अभी हमने ऊपर पढ़ा था आगे कि पौधों में जो प्लाज्मा झिल्ली उसके बाहर एक निर्जीव भित्ति होती है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, जो सेलुलोज की बनी होती है। तो पौधों में सुविकसित तथा निर्जीव कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। परंतु जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। अगला है क्लोरोफिल। अधिकांश जो पौधे हैं उन पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे वे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक। लेकिन जो जंतु हैं, जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं मिलता है, इसलिए जंतु भोजन के लिए क्या रहते हैं, पौधों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। अतः पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी और जंतु क्या होते हैं, परपोषी कहलाते हैं। अगला लक्षण है गति। आपने देखा कि जो जंतु होते हैं वो भोजन की प्राप्ति या अनुकूल वातावरण की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते हैं। परंतु पौधों में ऐसा नहीं होता है। पौधों में गति उनके कुछ भागों जैसे जड़, तना में ही क्या होता है, मिलता है। तो ये प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण के कारण या गुरुत्व जो बल है उसके कारण उसकी तरफ क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये अंतर हम दोनों में देख सकते हैं। उत्सर्जन तंत्र। जंतुओं में आपने देखा कि जो हानिकारक और जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको बाहर निष्कासित करने के लिए विशेष तंत्र होता है जिसे कहते हैं उत्सर्जन तंत्र।
परंतु पौधों में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए विशेष तंत्र नहीं होते हैं, वो उनको अपनी छाल या पत्तियों के गिरने पर ही उत्सर्जित पदार्थों को बाहर करते हैं। अगला जो लक्षण है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम होता है जो कोशिका विभाजन में भाग लेता है, परंतु पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। ठीक है। अगला है रसधानी। पादप कोशिका में रसधानी पाई जाती है, लेकिन जंतुओं में या जंतु कोशिका में रसधानी नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये जंतुओं और पौधों में ये अंतर। अब आते हैं सजीव और जो निर्जीव हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, उसमें क्या अंतर हो सकता है। तो ये देखिए इधर सजीव हो गया और आपका इधर ये जो है निर्जीव हो जाएगा। पहला अंतर देख लेते हैं सजीव में। सजीव इनमें जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है और निर्जीवों में जीव द्रव्य नहीं होता है, पहला अंतर। दूसरा, सजीवों में उपापचयी क्रियाएं होती हैं, निर्जीवों में जो है उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं। सजीवों में इनका जो शरीर है वो कोशिकाओं का बना होता है जो जीवों की संरचनात्मक इकाई हैं, और निर्जीव में इनमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं एवं इनका कोई निश्चित आकार भी नहीं होता है। सजीव में देख लेते हैं, इन्हें नियमित रूप से पोषण की आवश्यकता होती है और निर्जीवों में इन्हें पोषण की आवश्यकता नहीं होती है। सजीवों में सभी सजीव श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। निर्जीवों में श्वसन की क्रिया नहीं होती है। इसके अलावा सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है और जो निर्जीव है इनमें बाहरी वृद्धि होती है। सजीव अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए सभी जीव क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं और प्रजनन द्वारा संतानों की उत्पत्ति करते हैं। निर्जीवों में प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। इसके अलावा सजीव इनमें जैविक क्रियाओं के बाद बने जो हानिकारक पदार्थ हैं विशेष अंगों से उत्सर्जित हो जाते हैं, बाहर निष्कासित किए जाते हैं, और निर्जीवों में उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सजीव एवं निर्जीव में अंतर। तो हमने जो आज चर्चा की जीव की परिभाषा, जीवधारियों के लक्षण, इसके अलावा पौधों और जंतुओं में अंतर और सजीव और निर्जीव में अंतर। ठीक है। तो इसको जो आज का हमारा जो टॉपिक था, लेक्चर था, वो यहीं पर समाप्त होता है। एक नए टॉपिक के साथ हम अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।